बताने के बाद स्थिति गंभीर। चलिए बढ़ेंगे आगे खबरों में विस्तार से। रायपुर में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर सीएम नहीं बना तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मौका मेरे लिए आखिरी है। जैसे मतदाता चाहते हैं वैसा ही होगा। अब विधायक बनकर नहीं रहना, बड़ी जिम्मेदारी से काम करना है। इसी के साथ टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं 71 साल का हो गया हूं, लेकिन शारीरिक तौर पर दुर्बलता महसूस नहीं होती है। 75 साल पार होने के बाद भी लोगों को सक्रिय देखते हैं, लेकिन वे स्वयं के निर्णय लेने की बात होती है कि अब दूसरी जिम्मेदारियों के साथ जोड़ना चाहिए। कैप्टन तो सिलेक्शन कमेटी, बोर्ड जो सिलेक्शन कमेटी बनाती है वो तय करते हैं, और टीम के सदस्य के रूप में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी खेलूंगा। सीएम पद के लिए क्या मांगते हैं? इसके लिए वो हाईकमांड को तय करना है, उनका कार्य क्षेत्र है, उनका विशेषाधिकार है, और होना भी वैसे ही चाहिए कि जब हम एक टीम के साथ सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, एक परिवार में काम कर रहे हैं, तो परिवार के जो मुखिया हैं वो जैसा कहें हम सबको मानना है। तो चुनाव अब नहीं लड़ेंगे, ये भी बात आ रही है साहब। हाँ, वो हो गया। ये चुनाव के पहले कहने की बात नहीं थी, नहीं तो गड़बड़ाता। अब हल्का होके कहने की बात है। मैं पूरे तन्मयता से 5 साल जिस क्षेत्र के नागरिक मतदाता मेरे को अगर चुनते हैं, मैं उनके साथ रहूंगा, उनके लिए काम करूंगा, और उसके बाद अब नया पुराना होना चाहिए। बाबा, अगर देखा जाए तो सीएम के दौड़ में आप सबसे आगे, तो क्या मानते हैं? अगर हाईकमान अगर सीएम बनाती है और नहीं बनाती तो उस पर कैसे करेंगे? सबसे आगे तो नहीं, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, हम जीतते हैं तो स्वाभाविक है पहला नाम तो उनका विचार में आएगा, और उसके आगे अगर वो सोचते हैं तो फिर और नाम है, उसमें मेरा नाम भी हो सकता है। मैं कह नहीं सकता है कि इस बार है कि नहीं, पिछली बार था। अगर उनके आगे कोई बात आती है तो हम लोग भी लाइन में खड़े होना चाहेंगे। पिछले बार शायद आपके साथ कमिटमेंट हुआ था कि 2.5 साल, इस बार क्या देखते हैं आप? नहीं, कोई कमिटमेंट की बात सार्वजनिक अभी नहीं किसी ने कही है। कोई समय आएगा तो उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी कहीं कोई बात नहीं। उत्तरी बिहार ही नहीं, पूरे देश प्रदेश में मनाए जाने वाले महापर्व छठ पर भक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। वहीं शहर में भारी भीड़ भी देखने को मिली। तो वहीं डूबते हुए सूर्य देवता को नमस्कार कर भक्तों ने पूजा पाठ किया। इस दौरान भक्तों ने सूर्य भगवान से सुख समृद्धि की कामना भी की। छठ के महापर्व पर भक्तों ने घाट पर पहुंचकर सूर्यदेव की पूजा अर्चना की, सूर्यदेव को अर्घ दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भक्त भारी संख्या में घाट पर पहुंचे हैं इस महापर्व को मनाने के लिए, सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने के लिए। वहीं पूरे देश प्रदेश में ये जो महापर्व छठ है मनाया जाता है। वहीं शहर में भारी भीड़ देखने को मिलती है हर साल इस महापर्व पर, चाहे वो खरीदारी की बात हो या फिर घाट पर पूजा अर्चना, हर कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। वहीं आपको बता दें कि इस पर्व में डूबते हुए सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं और अर्घ देते हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाला गया था, जिसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि दूसरे चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 88.15% रहा। वहीं साथ ही उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर को मतदान का परिणाम आएगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के 70 विधानसभा सीटों पर मतदान 17 नवंबर को संपन्न हो चुका है। शुक्रवार को हुए मतदान में 70 सीटों पर 75.08% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे अधिक खरसिया सीट पर 85.54% और सबसे कम राजधानी रायपुर की परिचम सीट पर 55.93% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव भी अब खत्म हो गया है। 17 नवंबर को आपको बता दें कि दूसरे चरण का चुनाव हुआ था, जो भारी संख्या में जिसमें लोग पहुंचे थे। हालांकि इस बार चुनाव में कम मतदान हुए हैं पिछले बार के मुताबिक। अब जिसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं इस दौरान रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि दूसरे चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान
हुए हैं। 86% चुनाव रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए हैं इस बार, जिसमें से शुक्रवार को हुए मतदान में 70 सीटों पर 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकारी का प्रयोग किया है। वहीं आपको बता दें कि सबसे अधिक खरसिया सीट पर 86.54% चुनाव में वोट डाले गए हैं। मतदाताओं ने अपने मताधिकारी का प्रयोग किया है। ओमकारेश्वर बाग मंदिर पर तत्काल लोक निर्माण विभाग ने मार्ग दुरुस्त कर दिया था, लेकिन वर्तमान में क्षेत्र का गंदा मल मूत्र सीधे सड़कों पर बह रहा है। वहीं आसपास बनी सरकारी जमीनों पर पार्किंग और ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंगलेश्वर मार्ग दर्शन करने वाले श्रद्धालु यहां की व्यवस्था को कोसते नजर आ रहे हैं। साथ ही वे मलमूत्र से होकर दर्शन के लिए जा रहे हैं। ओमकारेश्वर तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप बता दें कि लोगों को यहां पर परेशानी हो रही है। लोग यहां पर ओमकारेश्वर बांध मार्ग पर तत्काल लोक निर्माण विभाग ने मार्ग दुरुस्त कर दिया था, लेकिन वर्तमान में क्षेत्र का गंदा मल मूत्र सीधे सड़कों पर बह रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, जिससे होकर लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। ओंकारेश्वर पूरा गंदगी वाला में इस तरह है। यहाँ पे नगर परिषद में बीजेपी की परिषद बैठी हुई है और लोकल के ही अध्यक्ष और पार्षद भी हैं, किंतु उन्हें भी कुछ समझ में दिख रहा है कि कितनी गंदगी वाला है। जबकि कुछ दिनों पूर्व आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति के समय मुख्यमंत्री आए थे तो ओंकारेश्वर को दुल्हन की तरह सजाया गया था, किंतु आज हजारों यात्री, लाखों यात्री जो कि टैक्स भरते हैं, वो आने पर उन लोगों को समझ नहीं आ रही है। और वो मलमूत्र में से यानी बांध वाला जो रास्ता है, मलमूत्र पूरा बह रहा है, उसमें से पैर रख के गंदे पैर होकर के और वो जा रहे हैं। प्रशासन को इस तरह सोच रहे हैं कि क्या इन्होंने पैसे पूरे क्या करके रखा हुआ है, जबकि ज्योतिर्लिंग पहुंच वाला मार्ग है वो, जबकि वो खुद ज्योतिर्लिंग पहुंच वाला मार्ग है और लोग इसे गंदे पैरों से होकर के वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कि सीवरेज ट्रीटमेंट, हाँ, करोड़ों रुपए के सीवरेज के ट्रीटमेंट लगा रखे हैं और लाखों रुपया महीना उनको साफ सफाई के लिए दिया जाता है, किंतु उसमें कोई एक रुपये का काम नहीं किया जाता है। और प्रशासन को इस तरह यात्री कोस रहे हैं कि कहाँ की कौन सा यहाँ पे प्रशासन। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान की पूरे प्रदेश में चर्चा है। इधर बालाघाट जिले में भी सभी 6 विधानसभा के 1675 मतदान केंद्रों पर संपूर्ण शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मतदान प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। खबर बसना से है, जहां निर्धारित मापदंड से अधिक नमी वाले धान खरीदने के मामले में बसना ब्लॉक के धान उपार्जन केंद्र बुकेल के उपार्जन केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार धान खरीदी केंद्र प्रभारी की ओर से मनमाने ढंग से ज्यादा नमी वाला धान खरीद रहा था, जिसकी शाखा प्रबंधन के निरीक्षण और जांच में शाखा प्रबंधन द्वारा की गई आकस्मिक जांच के दौरान पाया गया कि इसकी शिकायत शाखा प्रबंधन ने उप पंजीयक सहकारी संस्थाई जिला महासमुंद को दी गई है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए धान खरीदी केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि धान खरीदारी में लापरवाही की वजह से निलंबित कर दिया गया है अधिकारी को। मनमानी ढंग से खरीदी कर रहे थे, नमी वाले धान की खरीदी कर रहे थे अधिकारी, जिस पर उनका अब निलंबन हो गया है। बसना में यह खबर है, जहां पर अधिकारी अपने मनमानी ढंग से धान खरीदी कर रहे थे, जिस पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई तो की गई है उप पंजीयक के निर्देशानुसार। किनके ऊपर कार्रवाई की गई है, क्यों की गई कार्रवाई? धान खरीदी प्रभारी अधिक नमी धान खरीदी करने के संबंध। कौन था धान प्रभारी? श्री त्रिलोचन कश्यप। तो क्या इनके द्वारा नियमों को ताक में रखकर धान खरीदी की गई थी अधिक नमी में?
अधिक नमी के कारण तो केस बनाया गया है। कितना नमी पाया गया जांच में? जांच में 33%। और कितना लेने का है नियम? 17%। तो क्या उनको नहीं मालूम था कि 17% से ऊपर नहीं लेना है? मालूम था। कब से वो यहाँ प्रभारी हैं? कितने साल से? 2 साल 3 साल से ढंग से दिक्कत है। किनके द्वारा कार्रवाई की गई है? ये उप पंजाब महोदय के। कौन आए थे जांच में? जांच में तो शाखा महोदय। रायपुर में लक्ष्मी पूजा के दिन एक सतनामी समाज के युवक से मारपीट करने के मामले को लेकर सतनामी समाज के तमाम लोगों ने राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में प्रदर्शन किया, जहां भारी संख्या में सतनामी समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही त्योहार के बीच ऐसी घटना न हो, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया गया है। वहीं पूरी घटना को सतनाम समाज के प्रदेश अध्यक्ष कलमपुरे गलत बता रही है और कहा कि त्योहार के दिन ऐसी घटना घटित होना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। माता पूजा के विसर्जन के दौरान कुछ लड़ाई झगड़ा का बात सामने आई थी, जिसमें एफआईआर किया गया था। तो आज जोरा गांव से कुछ लोग आए थे, उनका कहना था कि जो तथ्य आ रहे हैं उसका पालन नहीं किया गया, जिस पर से पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। उनकी बातों को लिखित में दर्ज किया गया है और जो भी साक्ष्य है हमने बोला कि वो सब दे दीजिए, उसके अनुसार विधि अनुसार। कांकेर में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से लकड़ी तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने अवैध सागौन लकड़ी के साथ चालक को पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार विभाग को सूचना मिली थी कि ग्राम पुसवाड़ा के जंगल से सागौन की लकड़ियां ले जा रही है। वहीं सूचना पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक के साथ ट्रैक्टर से 20 नग सागौन चिरान जब्त कर लिया है और आरोपी चालक इस लकड़ी को दशपुर लेकर जा रहा था। अवैध सागौन की कुल कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं वन मामला आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हम लोगों को मैसेज मिला था कि अवैध रूप से पुसवाड़ा से सागौन की लकड़ी परिवहन होना है, तो हम लोग गश्ती में थे और जैसे हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग वहाँ उसका गाड़ी का लोकेशन लेने के लिए निकले। कहाँ पर पता चला कि पुसवाड़ा से गाड़ी निकल चुकी है, तो हम लोग पीछा करते हुए पुसावन पहुंचे। तो बस्ती के लास्ट छोर में जो पटोत्तर रास्ता निकलता है, तो वहां पे ट्रैक्टर हम लोगों को मिली रात में करीब 8:15 साढ़े 8 बजे के आसपास, जिसको हमारे स्टाफ द्वारा देखा गया। तो ऊपर में प्लाई डली हुई थी और ट्रैक्टर का थोड़ा सा भाग ऊपर का खाली था, बाकी अंदर में कुछ सामग्री होने की शंका होने से हमने उसको प्लाई को उठा के देखा। बसना थाने के अंतर्गत तहसील कार्यालय में कल रात करीब 17 दुकानों के शटर और ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें कुछ दुकानदारों की लाखों रुपए की नकदी सहित सामान की चोरी की गई है और साकरा थाना क्षेत्र में करीब 8 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की गई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं बसना पुलिस भी मामले की गंभीरता को देखते हुए संदिग्ध लोगों से पूछताछ और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच और कार्रवाई कर रही है। रात के मेरे कैमरे में दिख रहा है कि 5 आदमी आए बाहर में, पहले देखे ये लोग, उसके बाद ये लोग मेरे शटर को तोड़े हैं, शटर तोड़ के अंदर घुसे हैं और छानबीन किए हैं कहाँ पैसा रखा है करके। मेरी दुकान में 2-3 हजार रुपए चिल्लर नोट था, 10, 20, 50 नोट था, जिसको ले गए हैं। उसके बाद ये बाहर निकले हैं, बाजू में शोरूम में घुसे हैं, वहां का शटर तोड़े हैं, वहां पर इनको कुछ नहीं मिला वहां पर। उसके बाद ये बाहर निकल के मेरे लाइन में आगे बढ़ गए और तहसील ऑफिस साइड करीबन बसना में लमसम 17 शटर टूटा हुआ है, जो कि वहां पर आज मेरा अनुमान है कि करीबन 2.5-3 लाख रुपया की चोरी हुई है। तो शटर में चोरी हो गई है मेरी रात को। लगभग कितने चोरी हो गई है? लगभग 1 लाख रुपए तक चोरी हो गई। तो इसका सूचना आप कहीं दिए हैं? अभी तक तो नहीं, पुलिस। शिवपुरी के नरवर थाना अंतर्गत चकरामपुर में चुनावी रंजिश के चलते 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक महिला समेत एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। जिसके बाद परिजनों ने नरवर थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने बताया कि कल चुनाव के दौरान हमारे पोलिंग एजेंट से विशेष समाज के लोगों से बहस हो गई थी, जिससे नाराज होकर एक पक्ष ने दूसरे के घर पहुंचकर अचानक हमला कर दिया और एक व्यक्ति को गाड़ी में जिंदा जला दिया,
जिससे व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और वहीं घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, तब घायलों को नरवर स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया और जहां से गंभीर घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अभी मृतकों के परिजनों में से कई गंभीर अवस्था में ग्वालियर के जयारोग्य चिकित्सालय में भर्ती हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने बुलडोजर से आरोपियों के मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। चुनावी रंजिश के चलते 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया है। आपको बता दें कि संघर्ष में कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें महिला समेत एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन परिजन ने नरवर थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी, जिस पर पुलिस जो है कार्रवाई में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि मामले की जानकारी देते हुए बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने हमें जानकारी दी है कि चुनावी रंजिश को लेके 2 गुटों में झड़प हो गई थी, खूनी झड़प हो गई थी, जिसमें एक महिला समेत एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं चुनाव के दौरान पोलिंग एजेंट से विशेष समाज के लोगों से ये बहस हो गई थी, जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, जिससे नाराज होकर एक पक्ष ने दूसरे के घर पहुंचकर जानलेवा हमला कर दिया। चक्का जाम किया है वो हमने बेहद शालीन तरीके से बैठकर अपना प्रदर्शन किया है, प्रशासन को बताया है। जो घटना हमारे चक्रामपुर में हुई है उसके लिए हमने ये चक्का जाम किया था, तो हमारी 3 डेथ हो चुकी है और ये मैसेज हमने प्रशासन को दिया था कि आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें, कार्रवाई करके हमें सूचित करें, और नहीं तो अन्यथा हमारे लोगों के कई लोगों के फोन आ रहे हैं, तो हम उनको अब विश्वास कैसे दिलाएं। आज एडिशनल एसपी साहब आए, उन्होंने बताया कि आप कल 12 बजे तक का हमें समय दो, हम आपके जितने भी लोग हैं सबकी पकड़ करेंगे, 10-10 के 1000 के इनाम घोषित करेंगे और सालों जितने के मकान हैं सबके मकान तोड़े जाएंगे जड़ से, और जो भी कार्रवाई है आपको 12 बजे तक सारी कार्रवाई कर दी जाएगी। आपको कोई ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा कि आपको फिर दोबारा से धरना प्रदर्शन करना पड़े। तो इसी विश्वास के साथ हमने उनका भरोसा करके अपना धरना प्रदर्शन तोड़ा है कि आपने जो हमें आश्वासन दिया है सबके मोबाइल के सामने हमने वो स्वीकार किया है और शांति तरीके से किया है। हमारे तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से कहीं कोई विवाद नहीं होगा और हम एक समाज का विरोध नहीं कर रहे, कोई कुशवाहा समाज का विरोध नहीं कर रहे, हम उन अपराधियों का विरोध कर रहे हैं जिनने ये घटना की है। भारतीय जनता पार्टी का कल मतदान था पूरे मध्य प्रदेश में, जो कि हमारा एजेंट भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था, उसने जो वैसाबासी कुशवाहा समाज के लोगों से, भारतीय कांग्रेस पार्टी के लोगों से चक्रामपुर में थोड़ी सी वैसाबासी हुई थी। इसके बाद में जो हमारे समाज का, ठाकुर समाज का एक घर चक्रामपुर में था, उसमें जाकर के शाम को करीबन 8:30 बजे पूरी कुशवाहा समाज ने चक्रामपुर की इकट्ठे होकर उसके घर में हमला किया है और उनके 7 लोग उनके परिवार में थे, उनमें 3 लोग जान से मर गए हैं, बाकी की 2 मरना सन में कभी भी मर सकते हैं। पूर्व का विवाद था, उसको लेकर झगड़ा हुआ, इसमें दोनों पक्ष के, एक पक्ष का 7 लोग घायल हुआ है और दूसरे पक्ष का 1 घायल हुआ। इसमें दोनों पक्ष की FIR हो गई है और उसमें गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई है। शीघ्र लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। आज जो चक्का जाम किया था ठाकुर समाज के द्वारा, तो उस पर क्या आश्वासन दिया गया है? जो उन्होंने किया है तो उन्होंने अपनी 4 जो मांगे वो लिखे दिए, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और उसमें विधि अनुसार सभी मांगों पर कार्रवाई। अंबिकापुर शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखना पुलिस निगम के लिए लंबे समय से चुनौती बनी हुई है। वहीं छठ व्रती महिलाएं छठ पूजा सामानों की खरीदी करने निकल तो रही है, लेकिन जगह जगह जाम में घंटों फंस जा रही हैं। यातायात विभाग और निगम की तरफ से चयनित किए गए पार्किंग स्थल पर फुटपाथियों ने एक बार फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया है। वहीं नगर निगम की तत्कालीन आयुक्त प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देश पर नगर निगम के उड़नदस्ता दल की तरफ से कार्रवाई करते हुए पार्किंग स्थल से फुटपाथियों को हटाया गया था, जिससे ये संकीर्ण मार्ग चौड़ा हो गया है और अब उक्त स्थल पर 4 पहिया चालकों के द्वारा अपनी वाहनों को खड़ी किया जा रहा था। नगर निगम के इस कार्रवाई की नागरिकों की तरफ से सराहना की गई थी, लेकिन आयुक्त के स्थानांतरण के बाद फुटपाथियों ने इस पार्किंग स्थल पर फिर से कब्जा कर लिया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं बहर में 100% सुरक्षित और शांतिपूर्ण ऐतिहासिक मतदान रिकॉर्ड हुआ। पिछली बार की तुलना में इस साल 4.29% मतदान अधिक हुआ है और सभी विधानसभाओं में 82% से अधिक मतदान हुआ है। वहीं इस साल 34 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं और नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर कलेक्टर, एसपी हवाई निरीक्षण कर सुरक्षा को लेकर सतर्क दिखे। प्रदेश में बालाघाट एकमात्र ऐसा जिला रहा जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छारा सुरक्षा के लिहाज से हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराए गए थे। झाबुआ से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया पर हमले की घटना सामने आ रही है। दरअसल चुनाव के अंतिम दिन झाबुआ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों से विक्रांत भूरिया गुजर रहे थे, तभी अंतरवेलिया गांव में गाड़ियों पर पथराव करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घटना देर रात की बताई जा रही है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। इसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं, जिससे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रात में आज हम लोग पुलिस थाने में खड़े हैं और जिस तरह से अब जब हम लोग अंतरवेलिया जा रहे थे, तब वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमें रोककर पूरी गाड़ियों को फोड़ डाला, पूरे कांच फोड़ डाले। हमारे एक साथी को गंभीर चोट सर में आई है, पूरा खूना खून हो गया। और ये झाबुआ शायद कोई भी नहीं चाहेगा। आज पूरा समाज खौफ में है, व्यापारी वर्ग खौफ में है, महिलाएं खौफ में है और हम ऐसा झाबुआ कभी ना बनने देंगे। अब आपको निर्णय लेना है कि क्या हम झाबुआ में गुंडागर्दी चाहते हैं, गोफन राज चाहते हैं, डर का साम्राज्य चाहते हैं, माफिया राज चाहते हैं, या हम एक साफ सुथरा झाबुआ चाहते हैं। आज मुझ पर हमला हुआ है, कल किसी और पर हमला होगा। हम आज ही इस चीज को रोक सकते। झाबुआ में मतदान प्रारंभ होने से करीब 6 घंटे पहले झाबुआ विधानसभा सीट के ग्राम नए गाड़ियों में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भूरिया के वाहनों पर पथराव किया गया। इस हमले में कांग्रेस प्रत्याशी का सुरक्षाकर्मी घायल हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण सुराना ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया पर हुए हमले पर कहा कि विक्रांत भूरिया को रात को जाने की क्या जरूरत थी। अगर हमला हुआ है तो विक्रांत भूरिया की लापरवाही है। साथ ही प्रवीण सुराना ने झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा सीटों झाबुआ, थांदला और पेटरवाद जीतने का दावा किया है। इसका मुख्य कारण हमारी लाडली बहना योजना है। आज पूरे प्रदेश में और आपको हर मतदान केंद्र पर इसी तरह महिलाओं की भीड़ मिलेगी, जो काफी तादाद में मतलब आज शिवराज भैया के पक्ष में अपना मतदान कर रही है और काफी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होती है। अभी जो रात को जो घटना हुई है वो डॉक्टर जो विक्रांत भूरिया कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र झाबुआ के प्रत्याशी ने डायरेक्ट आरोप लगा है कि भानु भूरिया के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं भैया। रात को इनको 2 बजे घूमने का किसने बोला था? रात को 2 बजे अगर कहीं जाएंगे तो कुछ भी अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी सहनशील है और उसने कभी भी किसी लड़ाई में हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। हम तो हमारी लड़ाई हमारे मतदान केंद्र पर लड़ रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता बड़ी ताकत से मतदान केंद्र पर हमारे पक्ष में काम करते हैं। झाबुआ जिले की जो तीनों विधानसभा सीटें हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसका तीनों विधानसभा सीटों में हम जीत रहे हैं और इन विधायकों का जो 5 साल का पिछला नकारात्मक कार्यकाल रहा है उसके खबर गरियाबंद से है, जहां आईईडी ब्लास्ट में शहीद आईटीबीपी के शहीद जवान को पुलिस लाइन गरियाबंद ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद सुरक्षाकर्मी वापस गरियाबंद स्ट्रांग रूम लौट रहे थे। इस दौरान मतदान केंद्र से कुछ दूर पर पुल के पास माओवादियों के द्वारा आईडी बम लगाए गए थे और जिससे आईटीबीपी C54 बटालियन के प्रधान आरक्षक जोगिंदर सिंह शहीद हो गए हैं। शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए जिला के कलेक्टर आकाश शिकारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीसी पटेल समेत आईटीबीपी के समस्त वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। खबर सेंधवा से है, जहां गोई नदी पुल पर एक भीषण बस हादसा हुआ है। बता दें कि ट्रक और बस की टक्कर हो गई। हादसे में 12 यात्री घायल हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा ओवर को टेक
ओवरटेक करने के दौरान सामने से ट्रक आ जाने से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बच्चे, पुरुष, महिलाएं ऐसे कुल 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से शासकीय सिविल अस्पताल लाया गया है। वहीं आपको बता दें कि जो बस में सवार थे वे अपने मत का उपयोग करने के लिए जहां वोटर लिस्ट में उनका नाम है, वे लोग वहां जा रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नया शर्मा, आप सुनोगे विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।